हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियोस में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट करवाया था और इस एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। अगर मैं बेसिक पार्ट की बात करूं तो बेसिक पार्ट में मैंने आपको मेनली एक मैपिंग दी है। इस मैपिंग की हेल्प से मैंने सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखा और हमारी मतलब सभी एग्जाम्पल इस मैपिंग से बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाई। हमें एक वे मिला अपना, हम इस मैपिंग से खुद से ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो को अच्छे से देखा है। तो अगर आपको ये मैपिंग क्लियर है ना, तो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी किया था और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में भी करवाया था। तो सबसे पहले इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है? आर मतलब रेडियस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता लगता है, उसके बाद हम देखते हैं गिवन और फाइंड क्या करना है हमें। तो यहाँ पर गिवन तो हमें बस एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, तो फाइंड हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी हैव टू फाइंड डी ए बाय डी आर। मुझे कैसे पता लगा? यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमें फाइंड करना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद होता है हमारा फॉर्मूला ए मतलब एरिया ऑफ सर्कल। अब ये सभी को पता है, इसमें कुछ समझाने को है ही नहीं, पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद मुझे करना है इसको डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है? आर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का। पाई कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाय डी आर। तो पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? आर। और आर का डेरिवेटिव देखो 2 पाई आर, ऐसे लिख लिया। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल होता तो हम उस तरह से करते। तो अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 पाई आर आ गया। अब हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं। देखो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमने विद रेडियस निकाल लिया, पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने हमें दिया है, तो डी ए बाय डी आर। अब यहाँ पर रेडियस है हमारी 3 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर की जगह पर 3, तो कितना आएगा 6 पाई। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे रेडियस है पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज होने से एरिया में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी रेट ऑफ चेंज है। अब सेम वैसे सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जस्ट हमें रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो डी ए बाय डी आर, यहाँ पर रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो सेम वही क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचाना, व्हाट वी हैव टू फाइंड वो लिखा, फॉर्मूला, डेरिवेटिव और जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो सेम ऐसी ही एग्जाम्पल हमने की थी, जस्ट नंबर्स का डिफरेंस है और इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यही फ़ायदा होता है कि अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से करते हो ना तो आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्प मिलती है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारी मैपिंग कहती है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब जब भी कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, मतलब रेट की बात की गई है, एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस हिसाब से चेंज हो रही है, वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है। तो हमें सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया भी इंक्रीज, मतलब किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, ये हमें पूछा गया है। और ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट है जहां पर लेंथ ऑफ एन एज कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जिस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन एच, या आप ये भी बोल सकते हो साइड। मान लो x जो है वो हमारी लेंथ है किसी एक साइड की। अब क्यूब के बारे में आपको पता ही होगा, मैं आपको यहां पर बना के भी दिखा देता हूं। अब देखो, ये आपका क्यूब है, ठीक है। आपको पता है इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है, सेम। क्यूब का मतलब क्या होता है, सभी लेंथ, हाइट और विड्थ क्या होती हैं, सेम। तो ये हमने मान लिया। अब डायग्राम हमारी हो गई है, देखो डायग्राम हमारी हो गई है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डायग्राम हमारी हो गई है। आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कैसे पहचानेंगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जांपल्स वाली वीडियो में कि आपको प्लेट में रखा रखाया क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हमें बता दिया कि हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करना है। अब क्वेश्चंस में हमें खुद से देखना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पर सेकेंड जो है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, सेकेंड का मतलब टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता लग गया कौन है, टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टी मतलब टाइम। तो ये हमारा क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद क्या होता है, गिवन। हमें हमेशा गिवन लिखना होता है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मान लो v वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो dv बाई dt की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव रेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर यहाँ पर नेगेटिव मतलब ये डिक्रीज कर रहा होता तो मैं माइनस लिखता। आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा ही कुछ किया था, ठीक है। तो इसलिए बार बार हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लिख दो वेयर, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब आपको पता है कि हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मान लो डी ए बाई डी टी। अगर आप सरफेस को मतलब एस लिखना चाहते हो आप एस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वेयर ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखो मतलब कि कुछ बच्चों को ये होगा कि सर टाइम के हिसाब से आपको कैसे पता लगा। देखो, जब टाइम के हिसाब से वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो उसी हिसाब से ही हमारा सरफेस एरिया चेंज करेगा। तो इस तरह से ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। अब उसके बाद हमें गिवन और फाइंड करने के बाद हमें फॉर्मूला लिखना होता है। सबसे पहले हम गिवन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमारी मैपिंग कहती है फॉर्मूला लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना होता है। अब क्यूब का जो वॉल्यूम है मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज पहले ही बता दिए थे। ए क्यूब फिर ए साइड, अब यहाँ पर एक्स साइड है तो कितना आएगा एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टी, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी टी, यहाँ पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन,
फंक्शन कौन है x, तो 3x² dx बाई dt। अब यहाँ से मुझे dv बाई dt की वैल्यू पता है, इसको नंबर 1 दे दो आप, कितनी है 8 इज इक्वल टू 3x² dx बाई dt। तो यहाँ से आप dx बाई dt की वैल्यू निकाल लो 8/3x²। अब आप बोलोगे सर हमें निकालना था dA बाई dt, आप निकाल रहे हो dx बाई dt। आपको सब अपनी क्वेरीज के आंसर मिलेंगे। देखो हमें यही फाइंड करना है। पहले मैंने गिवन का फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव कर लिया, जो मुझे मिला मैंने उसको लिख लिया और एक नंबर दे दिया। अब सेम वे से जिसको फाइंड करना उसको लिखेंगे, उसका फॉर्मूला, डेरिवेटिव, और हमारे पास हमारा आंसर आएगा। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसके बाद जो हमें फाइंड करना उसका मैंने फॉर्मूला लिखा है। देखो सरफेस एरिया से घबराना नहीं है कि ये लगाना है या ये लगाना है। मैंने को पहले बताया था अगर अकेला सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है, तो 6a², तो यहाँ पर 6x²। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है आपको पता है, इसके बाद डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6x² का। अब 6 बाहर है तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, विच एम्प्लाइज dA बाई dt इज इक्वल टू 6। 2 पहले आगे आएगा, पावर पहले आगे आएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। तो यहाँ पर कितना आया 12x dx बाई dt। अब आपको पता है कि dx बाई dt की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 8/3x² यूजिंग 2। तो वो फिल करते हैं। देखो जो वैल्यू हमने वहाँ पर कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर हमें हेल्प कर रही है। तो dA बाई dt इज इक्वल टू 12x इंटू 8/3x²। अब जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, जैसे ये यहाँ पर 4, यहाँ पर ये x कट हो गया, तो मेरे पास कितना आया 4×8=32/x। अब मुझे किसी खास पॉइंट पे निकालना है, तो विच एम्प्लाइज dA बाई dt व्हेन लेंथ ऑफ एन एज कितनी है, x कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना आया 32/12। अब इसको कट करना चाहते हो तो कट कर लो, 4×8=32, 4×3=12, तो कितना आ गया 8/3। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर, टाइम है सेकंड, तो यूनिट्स भी इस तरह लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। मतलब हमारा जो एरिया है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह से चेंज करेगा। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने जस्ट अपनी मैपिंग को फॉलो किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें कि रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली से घबराना नहीं है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि एक जैसा ही इंक्रीज कर रही है, मतलब वो धीरे धीरे एक ही टाइम पर इंक्रीज कर रही है। एक ही टाइम पर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर वो एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर बढ़ी है तो 2 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, 3 सेकंड में 3 सेंटीमीटर, इस हिसाब से बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि वो हर सेकंड 3 सेंटीमीटर ही बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमें समझ लग गया, डायग्राम की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सर्कल बनाने की, हमें पता है सब कुछ। अब देखो मैपिंग मैं जिसको बोलता हूँ वैसा नहीं है कि मैंने कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा ही अलग से कुछ आपको बना के दिखा दिया। ये जस्ट आपका मैपिंग इसलिए बोलता हूँ कि ये आपकी माइंड की मैपिंग है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, कि आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रोसेस के थ्रू सोचोगे। अब देखो जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं रिसर्च करता हूँ। अब रिसर्च का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कोई इस चैप्टर में कुछ नया एपिसोड लिखने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च का मतलब है कि मैंने हर एक क्वेश्चन से पहले ही मैं गो थ्रू हो जाता हूँ कि किन किन चीज़ों की हमें दिक्कत आ सकती है। और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला,
इन दोनों को मैं पहले ही डिस्कस करवा चुका हूं कि इस तरह से भी रेट ऑफ चेंज पूछी जा सकती है, इस तरह से भी पूछी जा सकती है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम इसी तरह से सोचेंगे। हम क्वेश्चन को समझ लिया, डायग्राम की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस अगर हम इस तरह से सोचेंगे ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं बस ये देखूंगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा कौन है, और क्वेश्चन मेरा खुद ब खुद होता जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, रेडियस चेंज हो रही है किसके हिसाब से, पर सेकेंड, मतलब टाइम के हिसाब से। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाइम है। उसके बाद हमें लिखना होता है गिवन। अब आपको सभी स्टेप्स याद होंगे। गिवन, अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें कि रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रही है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रही है, मतलब जब भी कुछ चीज़ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, मतलब रेट गिवन है। तो रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस हिसाब से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज कर रही है टाइम के बढ़ने से, ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा। वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमें हमारी गिवन जो है क्वांटिटी वो मिल गई। अब उसके बाद वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, डी ए बाई डी टी की एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यहां पर लिखा गया है वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल ये हमें फाइंड करना है। अब उसके बाद हमारी मैपिंग की ओर देख लो, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है गिवन फाइंड लिख लिया, फिर फॉर्मूला और डेरिवेटिव। अब फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टी। बस यही फायदा है इसको लिखने का। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर था, यहाँ पर हमने टी किया। यही बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है ए का, और मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का। अब देखो आपको पता है पाई कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी। तो पाई कांस्टेंट है, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप हमेशा ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्यों बोलते हो। देखो विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो यहाँ पर आएगा डी आर बाई डी आर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर डी आर बाई डी टी हमें पता है ये कैंसिल आउट नहीं होगा, और आप कभी भी ये पॉइंट नहीं भूलोगे। तो हमारे पास कितना आ गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी कितना आ गया, 2 पाई आर इंटू 3, दैट मीन्स 6 पाई आर। अब आपको पता है जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है वो कितना है, डी ए बाई डी टी। वो बोल रहे हैं जब रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 6 पाई इंटू 10 मतलब 60 पाई, ऊपर एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, पर टाइम है मतलब सेकंड। तो इस रेट से हमारा जो एरिया है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देख लो मैपिंग की हेल्प से हमने किया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो फिर से क्यूब वाला क्वेश्चन है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था वो भी क्यूब वाला था, वहाँ पर डिफरेंट बात पूछी गई थी, यहाँ पर डिफरेंट है। बट अगर हमें मैपिंग आती है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बस फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन को समझ लिया, एज ऑफ ए वेरिएबल, एज आपको पता है साइड, वेरिएबल क्यूब मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी क्यूब का एज जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो वो क्यूब भी वेरिएबल होगा कि उसका जो एरिया वॉल्यूम वो इंक्रीज करता जाएगा इस तरह से, तो इसलिए वेरिएबल क्यूब लिखा गया है, तो इससे घबराना नहीं है।
इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा। सबसे पहले हमारा काम वही होगा, क्वेश्चन को समझ लिया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो कौन है, और आपको पता है टाइम, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्लियर हो गया, गिवन, हमें देखना है कि गिवन क्या है। हमें यहाँ पर एज जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट, ये रेट हमें गिवन है, तो एज को मान लो एक्स, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब एक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिखा है इंक्रीज कर रहा है, टाइम के बढ़ने से एज इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रेट है। वेयर जो एक्स है वो क्या है, एज ऑफ अ क्यूब, तो एज है वो क्यूब का, तो ये हमें क्लियर है। अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, आप मेरे को बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी वी बाई डी टी। एच भी टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम भी टाइम के हिसाब से चेंज करेगा। वेयर जो वी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद ये हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हम होता है हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला किसका लगाएंगे, अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता एच का, इसका फॉर्मूला गिवन का यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मतलब कि हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप मेरे को बताना कि आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया। आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हमने पहले से लिख रखा है, एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है, इसको करते हैं, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है, टी। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, और यहाँ पर पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है यहाँ पर, x। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी टी कितना आ गया, 3x² dx बाई डी टी। अब यहाँ पर इसको नंबर 1 दे दो, तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3x², यहाँ पर लिख लो 3 यूजिंग 1। तो मेरे पास ऑलमोस्ट मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x²। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, लेंथ ऑफ एन एज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 9 × 10 का स्क्वायर, 9 × 100, विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी टी वैन एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना आया, 900 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, पीछे टाइम है तो सेकंड आएगा, तो इस हिसाब से हमारा वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि आपको इसमें क्या दिक्कत आई। जस्ट हमने ब्लाइंडली अपनी मैपिंग को फॉलो किया, कुछ बस फॉर्मूलास हमें क्लियर होने चाहिए जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अदरवाइज और हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव हमें पहले से आता है। तो इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं, स्टोन। अब देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3rd के जैसा है, इसमें स्टेटमेंट का भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो हमारी 3rd थी, यहाँ पर ये 4 था और यहाँ पर 10, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो एक स्टोन को अगर हम पानी में फेंकेंगे तो सर्कुलर वेव्स बनेगी, और अगर आपको ये नहीं क्लियर तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होगे,
उस डायग्राम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब भी एक स्टोन मतलब कि गिरता है पानी में तो वहाँ पर सर्कुलर मतलब कि वेव्स बनती हैं, सर्कल बनते हैं, और वो सर्कल पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये डायग्राम देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि वो किस तरह से बात करते हैं। अब यहाँ पर वही जो है, जो सर्कुलर वेव्स हैं, वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड, जो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बन रही हैं। मतलब एक सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर बड़ी हो रही हैं, इस हिसाब से वो बन रही हैं। एट द इंस्टेंट, किसी खास पॉइंट पर जब रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया किस हिसाब से चेंज करेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आई होप आपको इस डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डायग्राम आपके सामने, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए, हम बनाएंगे नहीं। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर कौन है, पर सेकेंड मतलब टाइम, नो डाउट यहाँ पर टाइम ही आएगा, इसमें कुछ भी सोचने की बात ही नहीं है। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं इसके बाद, गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। अगर यहाँ पर हम गिवन की बात करें, मैंने आपको उस एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर सर्कुलर वेव्स जो हैं, जो आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पर, वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं। अब यहाँ पर हम दो तरह से सोच सकते हैं कि या तो यहाँ पर इसकी रेडियस इंक्रीज़ कर रही है, ऑब्वियसली बात रेडियस बढ़ रही है, मतलब रेडियस भी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है कि रेडियस है या एरिया है। अब ये भी हो सकता है कुछ बच्चे सोचेंगे सर कि सर्कल पहले इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब वो एरिया की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर हमारी यूनिट्स हमारी हेल्प करते हैं कि जो वेव्स वो बन रही हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बन रही हैं। मतलब अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो वो एरिया की बात करते हैं, अब यहाँ पर ये सिंगल टर्म है, सेंटीमीटर स्केल है, तो मतलब वो dr/dt की बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस। मतलब रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस हिसाब से, अब रेडियस इंक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली बात है, जब हम स्टोन को गिराएंगे तो वो इस तरह से रेडियस हमारी इंक्रीज ही करेगी। तो इसे मैंने 5 मतलब पॉजिटिव रेट ली है, ठीक है, ये 5 है हमारा, ये s है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारी रेट चेंज करेगी, और यहाँ मैंने बता भी दिया कि ये dr/dt है। अब गिवन के बाद वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है एरिया, इंक्लोज्ड एरिया, ठीक है, वेयर ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ठीक है। अब हमें दोनों बातें क्लियर है, गिवन, फाइंड, सब कुछ क्लियर है। फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, अब इसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला के बाद डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टाइम। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई आर स्क्वायर का, पाई बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का, विच एम्प्लाइज dA/dt इज इक्वल टू पाई, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा r, तो विच एम्प्लाइज dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r, dr/dt की वैल्यू कितनी है 5। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, यूजिंग 1, तो dA/dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 पाई r। अब हमें किसी खास पॉइंट पे बोला गया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो कितनी आएगी 10 पाई इंटू 8, 80 पाई, ऊपर एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हमारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो मतलब कि आएगी। देखो क्वेश्चन को मैंने आपको डायग्राम से समझाया पहले, ये हमें गिवन थी, ये हमें फाइंड करना था, फॉर्मूला, डेरिवेटिव, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस।
अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर हमें एरिया का पूछा गया था रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर हमें सरकमफ्रेंस का पूछा गया है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन हमें समझ लग चुका है कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और हमें सरकमफ्रेंस का निकालना है। डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है? टाइम, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है, तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हम लिखेंगे अपना गिवन। अब गिवन हमें क्या है, ध्यान से देखो, गिवन हमें क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो रेडियस जो है इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज कर रही है टाइम के बढ़ने से, मतलब पॉजिटिव रेट है। वेयर आर क्या है हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड DC सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस हिसाब से चेंज करेगी। वेयर C क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमें पहले से लिख रखा है, अगर आपको नहीं पता, ये एरिया है, ये सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर 2πr, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब C कितनी है, 2πr, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, कौन है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, T, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है C का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2πr का। 2π तो कांस्टेंट है और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T dr/dt, तो विच इम्प्लाइज dc/dt। तो 2π इंटू 0.7 यूजिंग 1, इतनी वैल्यू आ गई। तो विच इम्प्लाइज dc/dt कितना आया, 2 को 0.7 से करेंगे 1.4 पाई, सरकमफ्रेंस है मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब यहाँ पर हमें कोई भी खास पॉइंट नहीं दिया गया था, और वैसे भी अगर हमें कोई खास पॉइंट दिया होता कि रेडियस इतनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर रेडियस को फिल करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारे पास हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस हमने बहुत ईजिली निकाल लिया, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर। फाइंड रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर दो पार्ट्स पूछे गए हैं, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ते ही बता सकता हूँ, बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 4th के जैसे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने एग्जाम्पल 4th को अच्छे से समझा है वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छी बात सीखने को भी मिलेगी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो लेंथ x है रेक्टेंगल की, आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ होती है, विड्थ होती है। अब जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है, पहली बार हमारे क्वेश्चन में डिक्रीज़ वर्ड आया है। और जो यहाँ पर हमारी विड्थ है, देखो ये डिक्रीज़ पहली बार आया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया भी, इस क्वेश्चन में यही पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आप इसको गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है और जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो हमें किसी खास पॉइंट पे पेरीमीटर और एरिया का रेट जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं ढंग से। लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें क्वेश्चन में एक दिया भी हुआ है और मैंने यहाँ पर लिख भी लिया। लेट y इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मैंने जस्ट वैसे ही लिख लिया। अब सबसे पहला हमारा काम, क्वेश्चन को समझ लिया, डायग्राम की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढना। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे वैसे बता देता हूँ। वैसे आपको पता लग गया होगा कि लेंथ भी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विड्थ इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टाइम। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब टाइम। अब आपको पता है हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, गिवन। अब हमें गिवन क्या है, लेंथ जो है, लेंथ मतलब एक्स, वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस हिसाब से चेंज कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब लेंथ जो है पहली बार हमारी डिक्रीज कर रही है, सॉरी डिक्रीज कर रही है। अब टाइम हमेशा बढ़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया था टाइम बैक नहीं हो सकता, टाइम हमेशा बढ़ता है, बट लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है पहली बार। तो यहाँ पर ये नेगेटिव रेट है जब ये उल्टा होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में पहले ही बता दिया था, इसको नंबर 1 दे दो। सेम वे से यहाँ पर वेट्स की बात की गई है। अब वेट्स जो है वो टाइम के साथ वो इंक्रीज ही कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर मैं प्लस ही लिखूंगा, जो नॉर्मली हम क्वेश्चंस में लिखते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि ये पॉजिटिव रेट है, उसका मतलब यही होता है कि आप एक बार कन्फर्म कर लिया करो कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव नहीं डालोगे तो आपका क्वेश्चन गलत ही है। तो ये डिक्रीज कर रही है तो माइनस, ये इंक्रीज कर रही है तो प्लस। अब उसके बाद वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, आपको पता है फर्स्ट पार्ट में पूछा गया पेरीमीटर, तो डी पी बाई डी टी, वेयर पी क्या है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बहुत इजी है हमारे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप मेरे फॉर्मूलाज देखोगे तो मैंने लिखा सम ऑफ ऑल साइड्स। ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ, ये विड्थ, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितना आया, 2x आए हैं, 2y आए हैं। इसको वैसे फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। आप जैसे मर्जी लिख लेना। तो हमारी फॉर्मूला जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो लिखते हैं यानी कि p कितना है, 2x प्लस 2y, ठीक है। तो अब मुझे डेरिवेटिव करना है तो कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है p का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2y का। तो विच एम्प्लाइज डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डी एक्स बाई डी टी, 2 बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डी वाई बाई डी टी। यूजिंग, अब यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग 1 एंड 2, तो वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज डी पी बाई डी टी कितना आएगा, 2 इंटू यहाँ पर कितना है -5 प्लस 2 इंटू यहाँ पर कितना है 4। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू -10 प्लस 8, दैट मीन्स -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर देखो हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिए गए हैं कि x 8 है, y 6 है, बट यहाँ पर कुछ फिल करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हमारे पास ये रेट डायरेक्टली आ गई। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना है कि जो पेरीमीटर है वो माइनस में आ रहा है, देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। तो ये माइनस का साइन हमें यही बता रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा हमारा जो पेरीमीटर है। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर x और y को फिल करने के लिए जगह नहीं है, तो मैं वो यहाँ पर फिल नहीं करूँगा। अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड बी पार्ट है डी ए बाई डी टी, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस हिसाब से चेंज कर रहा है, वेयर ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
मतलब हमें ये निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें पता है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पेरीमीटर का लिखा था, यहाँ पर हम एरिया का लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ए, वो कितना है, x इंटू वाई। तो अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है x y का। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है y का, y एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है x का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे ना, तो मैं वैल्यूज़ को फिल करना है यूजिंग 1 एंड 2। यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमारे पास क्या थे, देखो ये आपके 1 एंड 2 थे। तो यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं। तो डी ए बाई डी टी एक्स, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 4 है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -5 है। तो हमारे पास कितना आ गया, 4x माइनस 5y। अब उन्होंने बोला कि किसी खास पॉइंट पर, और यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को मैं फिल भी कर सकता हूँ। पेरीमीटर में वहाँ पर जगह नहीं थी हमारे पास, जगह का मेरा मतलब है वहाँ पर x और y है ही नहीं थे। तो यहाँ पर x कितना है, 8 सेंटीमीटर, y कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमें बोला गया है। मैं खुद से कुछ नहीं लिख रहा, 8 यहाँ पर 6, तो कितना आएगा 32 माइनस 30। तो विच एम्प्लाइज डी ए बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 आ गया ना यहाँ पर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे कितना टाइम मतलब मिनट, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिनट में था। तो हमारा जो एरिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ प्लस था तो मैंने इंक्रीज बोला, वहाँ पर माइनस था तो मैंने डिक्रीज बोला। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जिन्होंने वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उनका भी आंसर मेरे से परफेक्टली मैच कर रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारा ये डिसाइड करती है कि हम मैथ्स को किस तरह से कर रहे हैं और हमारे जो मार्क्स हैं वो किस तरह से आएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which radius of balloon increases when radius is 15 centimeter. अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो हम मोस्टली वही क्वेश्चंस कर रहे थे जो एग्जाम्पल्स में भी थे और एक्सरसाइज में वही थे। अब ये क्वेश्चन चाहे डिफरेंट है बट बहुत इजी है अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अगर नहीं भी आया समझ तो मैं हूं आपके लिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से समझाऊंगा। अब बैलून विच रिमेन्स ऑलवेज स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब हम बैलून में हवा फिल करते हैं तो वो हमेशा स्फेरिकल रहता है। अब ये क्यों लिखा गया है, देखो जब भी हम बैलून के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो बैलून की जो इमेज आती है वो कुछ इस तरह से होती है कि बैलून कुछ इस तरह से होता है। अब उन्होंने यहाँ पर हमें क्लियर किया है कि जो बैलून है ना वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहेगा। जब भी हम उसमें मतलब कि हवा फिल करेंगे तो वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहेगा। इसका जस्ट मतलब यही है कि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वो स्फीयर की शेप में है, मतलब वो स्फीयर की बात कर रहे हैं। जस्ट हमें डायग्राम क्लियर की है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड, अब उसमें हवा किस हिसाब से भरी जा रही है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबिक मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस हिसाब से भरी जा रही है पर सेकेंड। तो उसमें जो हवा भरी जा रही है वो इस हिसाब से भरी जा रही है
और वो हमेशा क्या रहता है, सफेरिकल। वो पूछ रहे हैं कि जो सफ़ियर का रेडियस है वो किस हिसाब से चेंज होगा। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट है। आई होप आपको पहले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डायग्राम रफ आपको बना के दिखा दी। तो सबसे पहले हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं कौन है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा गया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर भी टाइम की बात हो रही है, तो इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद हमें लिखना होता है मैपिंग के अकॉर्डिंग गिवन। ठीक है, अब गिवन क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ना हवा भरी जा रही है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें क्या चीज़ दी हुई है। अब अगर आपको पता हो, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आपका सफ़ियर है, सफ़ियर ऐसी शेप में ही होता है ना। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम है। देखो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो हमें क्या बताता है। जैसे अगर कोन की शेप का वॉल्यूम की बात करूं, तो इस अगर ऐसा कोई शेप में कोई बर्तन हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, वो क्या होता है उसका वॉल्यूम। देखो अगर हमें किसी कमरे को, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो किसी कमरे में बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, आप मान लो एक क्यूब की शेप में या क्यूबॉइड की शेप में, हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो क्यूब या क्यूबॉइड की शेप में कमरे में बैठे हो, तो अगर आपके सामने एक दीवार है, आपके पीछे एक दीवार है, आपकी लेफ्ट आपकी राइट में एक दीवार है, अगर आपको इनको पेंट करना हो तो हमें ये देखना है। और अगर मुझे मतलब कि रूफ़ को और जो हमारा नीचे फर्श या फ्लोर होता है उसको भी पेंट करना है, तो हम ये वाला एरिया देखते हैं। तो ये मैंने एरिया के बारे में आपको बताया। और अगर मुझे देखना हो कि उस कमरे में या उस चीज़ में कितने मतलब कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है उसके अंदर, वो क्या होता है उसका वॉल्यूम। और वैसे भी वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमें सफ़ियर का वॉल्यूम दिया हुआ है और सफ़ियर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा गिवन में कि डी वी बाय डी टी। देखो सीधी सीधा नहीं बताया गया, उन्होंने सीधा नहीं हमें बताया कि ये वॉल्यूम है, उन्होंने बताया कि हवा भर रहे हैं इसमें। अब जब हम इसमें हवा भर रहे हैं तो वो उसमें कुछ चीज़ भर रहे हैं, तो उसका मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे यूनिट्स भी हमारी हेल्प करेंगे। कितने हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हवा भरने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव रेट है। वेयर वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ सफेरिकल बैलून है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में और कुछ भी समझने को है ही नहीं है। अब वी हैव टू फाइंड अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट एट विच रेडियस। तो रेडियस किस हिसाब से चेंज करेगी ये हमें फाइंड करना है। वेयर आर क्या है हमारी रेडियस ऑफ सफ़ियर या बैलून। तो ये हमें हमारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हमने गिवन भी लिख लिया, हमने फाइंड क्या करना है वो भी लिख लिया। अब उसके बाद फॉर्मूला। अब यहाँ पर गिवन में हमारे पास वॉल्यूम था, तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। अगर जो जिसको हमें मतलब कि फाइंड करना उसका भी फॉर्मूला होगा तो उस पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कि हमें क्या पूछा गया। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है, टाइम। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4/3 पाई आर क्यूब का। तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर क्यूब का। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी टी 4/3 पाई। अब 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा, आर। तो विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं।
ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है तो वो फिल कर लेते हैं। तो 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजिंग 1। अब उसके बाद हमें डी आर बाई डी टी फाइंड करना है, तो कितनी वैल्यू आई 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट है? यस, कितना है 15 सेंटीमीटर। तो विच एम्प्लाइज डी आर बाई डी टी, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 900 बाई 4 पाई यहाँ पर 15 का स्क्वायर, तो 900 बाई 4 पाई, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 900 पाई इतना कुछ आएगा। अब ये भी कट हो गया, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया डी आर बाई डी टी रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 1 बाय पाई सेंटीमीटर, आर है तो सेंटीमीटर, टाइम है तो सेकेंड। तो इस हिसाब से हमारा जो रेडियस है वो चेंज करेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट हमें अलग तरीके से पूछी गई कि बैलून जो सफ़ियर में की शेप में रहता है उसमें हवा भरी जा रही है। अब वहाँ से मैंने ये गैस कर लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमें पता लग गया टी है, वहाँ से मैं ये गैस करना था वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी रेट की बात कर रहे हैं। तो किसी में हवा भरना, पानी भरना, कुछ भी भरना वो वॉल्यूम होता है। तो और वैसे भी वहाँ पर क्यूब लिखा गया था, वॉल्यूम था, तो डी वी बाई डी टी हमें गिवन था। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर का मैंने फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव किया, तो वहाँ से मेरे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो है वो आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात कर लेते हैं। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी बैलून वाला क्वेश्चन ही है, और लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बैलून वाला क्वेश्चन ही था। अब दोनों क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस अगर आपको मैपिंग अच्छे से क्लियर है और जिस तरह से मैंने आपको करवाया आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो डिफरेंस क्या है। नहीं तो आपको हर बार याद रखना पड़ेगा कि मुझे इसको डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है या क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि बैलून की शेप हमारे माइंड में ऐसी आती है, बट अगर कोई बैलून जो हमेशा स्फेरिकल रहता है तो मतलब उसकी जो शेप है वो सफ़ियर जैसी है, मतलब वो हमेशा सफ़ियर की शेप में रहेगा। हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, अब इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूसली बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, वेरिएबल रेडियस है उसकी, मतलब वो रेडियस उसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। लास्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि उसमें हम हवा फिल कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि उसकी रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, ठीक। फाइंड रेट एट विच, अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वॉल्यूम किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है विद रेडियस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है विद रेडियस, यही चेंज है जो हमारे दोनों क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करता है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना था, बट वो हमें निकालना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं जो हम हमेशा लिखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पर, अब आप मेरे को बताओ, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रेडियस, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है रेडियस। अब इसके बाद गिवन, अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन तो नहीं है, जस्ट हमें ये बताया गया कि रेडियस जो है इसकी क्या है वो वेरिएबल रेडियस है। तो इसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है। अब आपको पता है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब डी वी बाई डी आर जो है उसको फाइंड करना है। वेयर वी क्या है वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, तो ये हमें फाइंड करना। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, हमारी मैपिंग कहती है कि फॉर्मूला लिखने के बाद डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। अब मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4/3 पाई आर क्यूब का। अब 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है और मुझे डेरिवेटिव करना है आर क्यूब का। तो विच एम्प्लाइज dv/dr 4/3 पाई। अब पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है, आर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कितना होगा, 1। तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो टर्म्स कट हो रही हैं उसको कट कर देते हैं। तो मेरे पास dv/dr की वैल्यू कितनी आ गई, 4πr स्क्वायर। अब हमें कोई ख़ास पॉइंट बोला गया है तो उस पर हम वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर रेडियस को 10 फिल कर देता हूँ। तो 4π इंटू 100 विच एम्प्लाइज dv/dr when r is equal to 10 सेंटीमीटर is equal to 400 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे r है तो सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस में चेंज होने से जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है। अब देख लो 8th और 9th क्वेश्चन दोनों सेम थे, बट दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से फ़र्क पड़ गया। लास्ट में हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव किया था, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।